बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का तीसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है जो लास्ट लेक्चर जब भी हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने बात की थी थायरिस्टर के बारे में। हम एससीआर के बारे में बात कर रहे थे। डाइक जो है वो पावर डिवाइसेस थी, उनके बारे में हमने बात की थी। आज जो है वो हम इंशाल्लाह एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। वो है स्पेशल सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। अच्छा, स्पेशल सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जो है वो जो है ये भी जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही होती हैं, लेकिन इनका जो काम होता है वो थोड़ा स्पेशल, यानी कि कुछ इस पे जो है वो ख़ास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। जिस तरीके से आपके डायोड थे, आपका ट्रांजिस्टर है, आपका जेफेट है, मॉसफेट है, एससीआर है, उनके अंदर अगर आप देखें तो उनके अंदर तकरीबन काम जो है ना वो एक ही हो रहा है। करंट को फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं या हम वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं। उनकी जो है स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है, थोड़ी उनका अलग तरीका जो है वो एक दूसरे से जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो है आप हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई करंट और लो करंट को जो है आप इसके अंदर काम तो बिल्कुल वो वैसे ही हो रहा होता है उनके अंदर, लेकिन उनकी जो रेंज हो जाती है फिर वोल्टेज की और करंट की वो डिफरेंट हो जाती है। तो ये जो सॉलिड स्पेशल सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं, काम उनका भी तकरीबन ये है, लेकिन जो है इसका जो थोड़ा तरीका जो है वो उसी तरीके से हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी हम जो है वो सेमीकंडक्टर का और पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन इनका जो मकसद होता है, मेन मकसद होता है काम करने का, जिस जो हमें आउटपुट मिल रहा होता है बेसिकली, वो थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी डिवाइस से। इसी वजह से इनको स्पेशल जो है वो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस कहा जाता है। तो इस सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में सबसे पहले जो है आपका है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम यूजेटी भी कहते हैं। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ 3 लेयर डिवाइसेस विथ 2 डॉप रीजन। अच्छा, ये 3 लेयर नहीं है, 3 टर्मिनल डिवाइस है, सॉरी इसका, ठीक है। 3 टर्मिनल डिवाइस है और इसके अंदर रीजन कितने होते हैं? 2 डॉप रीजन, जिसको हम एन टाइप रीजन, जो पी टाइप मटेरियल जिसको हम कहते हैं, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल। तो इसके अंदर 2 होंगे रीजन, या एक पी टाइप मटेरियल होगा और एक एन टाइप। और लेकिन ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। इन 3 टर्मिनल इज वन इज इमीटर एंड 2 बेसिस। अच्छा, इसके अंदर एक टर्मिनल का नाम इमीटर होता है और 2 टर्मिनल जो होते हैं उसका नाम, एक का नाम बेस 1 और एक का नाम बेस 2 होता है, ठीक है। ये पहले से जो है ना इनके नाम रखे हुए हैं, हमने नहीं रखे। इट इज़ आल्सो नॉन एज डबल बेस डायोड। 2 बेस होने की वजह से इसको डबल बेस डायोड भी कहा जाता है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन एंड इंक्लूड इन ऑसिलेटर ट्रिगर सर्किट। मेन जो काम हम इसका से लेते हैं, जो हम पढ़ते हैं बेसिकली, काम तो इससे बहुत सारे जो हम पढ़ेंगे, या ज़्यादातर जो काम लिया जाता है वो इसका है ऑसिलेशन प्रोड्यूस करवाना, ठीक है। ऑसिलेटर सर्किट जो होते हैं, ट्रिगर सर्किट जो होते हैं, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फेज़ कंट्रोल, जहाँ पर फेज़ कंट्रोलिंग हो रही हो, जैसे कि हम एससीआर से फेज़ कंट्रोलिंग करते हैं, वह वैसे उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है थ्रू ट्रिगर सर्किट के लिए। यानी कि ट्रिगर सर्किट का जो, यानी कि हम जब एससीआर का, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमारे पास 3 टर्मिनल थे, एक एनोड था, एक कैथोड था और एक था गेट। गेट के तो हम ट्रिगर अप्लाई करते थे। अब ट्रिगर जो है वो ऐसे तो नहीं उठा के दे देंगे आपको डायरेक्ट, जो है वो वायर लगा के तो वोल्टेज तो नहीं देंगे ना। तो ट्रिगरिंग के लिए भी अगर आपको कोई ख़ास काम करना है, यानी कि आपने एक मखसूस टाइम के बाद ट्रिगर करना है, तो उसके लिए ज़ाहिर बात है आपको एक सर्किट चाहिए होगा। तो उस सर्किट के अंदर भी ना इस यूजेटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रिगरिंग सर्किट के अंदर भी इनका इस्तेमाल होता है। टाइमिंग एंड वोल्टेज, टाइमिंग सर्किट एंड वोल्टेज एंड करंट रेगुलेटर सप्लाई। टाइमिंग सर्किट के अंदर वही बात आ जाती है। फिर ट्रिगरिंग के अंदर भी टाइमिंग का काम होता है, हो रहा होता है। बेसिकली हम टाइम के लिहाज से जो है ना ट्रिगरिंग कर रहे होते हैं, कितनी देर बाद ट्रिगर अप्लाई करना है, मतलब आपका कौन सी साइकिल के अंदर पॉजिटिव साइकिल में ट्रिगर करना है तो किस जगह पे करना है। तो ये सारा जो काम होता है वो टाइमिंग के लिहाज होता है। तो और आपकी जो पावर सप्लाई होती हैं उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट्स स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अ कन्वेंशनल बायपोलर or field effect transistor, as it cannot be used to amplify a signal but instead it is used as on off switching transistor। अब हमारे, अगर आपको याद हो, बीजेटी, ठीक है,
यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, और जेफेट, उनके भी तीन तीन टर्मिनल होते हैं, इसके भी तीन टर्मिनल हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका काम जो है या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बिल्कुल उन जैसे हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो उनके अंदर जो है डॉप्ड रीजन तीन तीन होते हैं, ठीक है। जेफेट के अंदर डॉप्ड रीजन दो होते हैं, लेकिन उसका एक ख़ास काम है, उसका एक काम अलग है। डॉप्ड रीजन होते दो हैं उसके अंदर, लेकिन वो एक अलग तरीके से काम कर रहा होता है। इसके अंदर भी दो डॉप्ड रीजन है, तीन टर्मिनल हैं, उसका काम थोड़ा अलग है। जेफेट और यूजेटी के अंदर जो है, अगर आप बात करें रीजन्स की और बात करें अगर टर्मिनल की, तो वो तो तकरीबन सेम है। सेम का मतलब एक जितने हैं, दो उसके अंदर भी दो रीजन है, इसके अंदर भी दो रीजन है, उसके अंदर भी आपकी तीन टर्मिनल्स होते हैं और इसके अंदर भी आपके तीन टर्मिनल, लेकिन काम जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर हम एम्पलीफिकेशन करवा रहे होते हैं, उसके अंदर हम स्विचिंग करवा रहे होते हैं, इसके अंदर ना हम एम्पलीफिकेशन करवा रहे होते हैं ना स्विचिंग करवा रहे होते हैं, बल्कि इसको स्विचिंग सर्किट के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि जो सर्किटरी बन रही होती है, जो डिज़ाइन करते हैं हम स्विचिंग के लिए, ठीक है, उस सर्किटरी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर किसी भी सर्किट को अगर आप स्विचिंग सर्किट के लिए तौर पे इस्तेमाल करना है, या आपने टाइमिंग सर्किट बनाना है, ठीक है, यानी कि आप कोई ऐसा काम ले रहे हैं जिसके अंदर स्विचिंग जो है वो एक मखसूस टाइम के बाद हो रही है, तो वो आप खुद बैठ के स्विचिंग नहीं करेंगे उस टाइम के बाद, तो उसके लिए जो है ना, या आप जो है वो पावर सप्लाई डायरेक्ट नहीं लगा देंगे, क्योंकि पावर सप्लाई तो कंटिन्यूस सप्लाई देगी और आपको, लेकिन कंटिन्यूस सिग्नल नहीं चाहिए। तो उस सब के लिए जो है ना, आप एक सर्किटरी डिज़ाइन करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जिस 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 टाइम पर या जिस जिस वक्त के ऊपर या जिस जिस पॉइंट के ऊपर आपने स्विचिंग करवानी है, तो उस टाइम पे वो सर्किट आपकी स्विचिंग करेगा, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ही बनता है, ठीक है। तो ऐसी सर्किटरी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एम्पलीफिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अब है इसकी कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप ये देख लें, ये इसकी सिंबल है, इस तरीके से निशान करते हैं, ये तीर जो है वो ऐसे आकर थोड़ा टेढ़ा हो रहा होता है। ये वाला जो टर्मिनल है इसको एमीटर कहते हैं, ऊपर वाला जो टर्मिनल है ये बेस 2 और नीचे वाला टर्मिनल जो है वो बेस 1 कहलाता है, ठीक है। तीन टर्मिनल डिवाइस है, लेकिन ना ये बीजेटी है, ना ये जेफेट है, ना ये मॉसफेट है, ठीक है। दिस डिवाइस ओनली हैज़ 1 पीएन जंक्शन। बीजेटी के अंदर 2 पीएन जंक्शन थे, जेफेट के अंदर एक था, इसके अंदर भी एक पीएन जंक्शन है, लेकिन उसके अंदर जो आपकी पी टाइप और एन टाइप मटेरियल हैं, उनकी की डोपिंग है वो लेवल अलग थी, उनकी कंस्ट्रक्शन अलग थी, इसकी कंस्ट्रक्शन अलग है। एक पीएन जंक्शन है, डायोड के अंदर भी एक पीएन जंक्शन होता है, लेकिन डायोड के अंदर टर्मिनल 2 होते हैं, इसके अंदर टर्मिनल कितने हैं? 3 है, ठीक है। तो ये बहुत मेन डिफरेंट है, इस वजह से हम इनको एक नहीं कह सकते। अच्छा, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। इस तरीके से पी टाइप जो मटेरियल होता है वो उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा होता है, लेकिन एन टाइप मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये एन चैनल की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से इसका पी चैनल भी होता है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें उलट होंगी इसकी। एन टाइप बेस, अच्छा, क्यों एन टाइप जो है वो बेस से कनेक्टेड है, बेस 1 और बेस 2 जो है वो एन रीजन से ही कनेक्टेड हैं। तो एन टाइप जो आपका मटेरियल होता है वो लाइटली डोप्ड होता है। इट्स कंटेन स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलेटिवली हाई रेजिस्टेंस बिकॉज बिटवीन द टू बेसिस, ठीक है। तो एन टाइप जो मटेरियल है वो लाइटली डोप्ड है, और पी टाइप मटेरियल जो होता है वो हाईली डोप्ड होगा। हाईली डोप्ड कह लें, या आपके एन जो टाइप मटेरियल हमारा उससे ज़्यादा डोपिंग होगी पी चैनल की, आपकी पी रीजन की। द रेजिस्टेंस बिटवीन, अच्छा ये एक और रेजिस्टेंस है जो इसकी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन बता रहा है, ठीक है। बेस 1, बेस 2, बेस 1 और एमीटर के दरमियान जो सर्किटरी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। अगर हम इस तरीके की एक सर्किटरी बनाएं तो हमारा जो है यूजेटी बन सकता है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू जो है ना वो डिपेंड करती है आपकी सप्लाई के ऊपर, इस सप्लाई के ऊपर, यानी कि ये वेरिएबल है तो इसके अंदर वेरिएशन आती है। वेरिएशन जो है वो इस पर डिपेंड करती है कि किस तरीके से आती है। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस इज कॉल्ड इंटर बेस रेजिस्टेंस, यानी कि B1 और B2 के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी, या इन दोनों की रेजिस्टेंस जो है वो इसको हम इंटर बेस रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और उसको RBB से डिनोट किया जाता है, ज़ाहिर किया जाता है। और इसकी जो रेंज है वो वेरी कर सकती है 5 से 10 किलो ओम के दरमियान विथ ओपन एमीटर,
अब मीटर जो है वो एज अ ओपन काम कर रहा होगा, तब आप अगर इसकी रीडिंग मेजर करेंगे तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो वेरी कर सकती है 5 से, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये बात कि अगर इमीटर के ऊपर कोई भी सप्लाई नहीं दी आपने, इमीटर के ऊपर यानी कि कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड नहीं किया हुआ, तब अगर आप इसकी रीडिंग वेरी करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो 5 से 10 किलो ओम के दरमियान हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट्स ट्रिगर वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, ट्रिगर वोल्टेज यानी कि जो हम ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं इमीटर से, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होते हैं अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज कौन से होते हैं? ये वाले जो वोल्टेज होते हैं, ये वोल्टेज जो है हमने अप्लाई किए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें एक जो है वो उसकी जो वर्किंग वर्किंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे इसको। ये जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये सैम्पल है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये इसका जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, और यही जो स्ट्रक्चर है ये जो है वो आपका जो है वो आगे वर्किंग के अंदर जो है इसको समझने में जो है वो काम आएगा। अब आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन इसकी बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, थोड़ा सा इसके अंदर बस आपको समझना पड़ेगा। बाकी जो हमने एमीटर जो ट्रांजिस्टर या बीज जेफेट या मॉसफेट पढ़ा है तो उसके अंदर जो है कंस्ट्रक्शन जो वर्किंग है वो थोड़ी है मुश्किल, लेकिन इसकी जो वर्किंग है वो आसान है उनसे, लेकिन थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। For a unijunction transistor, the resistive ratio of RB1 to RB as shown is above is called intrinsic standoff ratio. RB1 और RB2 इसका अगर आप रेशियो फाइंड करेंगे तो इसको आप इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो भी कहते हैं। इन दोनों के रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? इंटरबेस रेजिस्टेंस, और जो इसकी रेशियो जब आप निकालेंगे तो उसको आप कहते हैं इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, और इसको डिनोट किया जाता है ग्रीक सिंबल ईटा से। यानी कि अगर आप इसकी बात करें तो ये आपका इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो है, ठीक है, ईटा से डिनोट किया जाता है इंट्रेंसिक एंड स्टैंड ऑफ रेशियो। अब ये हमने चीज़ निकाली क्यों? ठीक है, ये इस वजह से निकाली जब आप सप्लाई जब प्रोवाइड करते हैं, ये वाली जो है सप्लाई जब इसको प्रोवाइड करते हैं आप यहाँ से, ये आप सप्लाई जो प्रोवाइड करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ही इन दोनों की रेजिस्टेंस के अंदर वेरिएशन आती है, ठीक है। अब ये पॉइंट है आपका ए पॉइंट, ठीक है, जिसको ए पॉइंट है यहाँ पे, यानी कि आपकी वोल्टेज, अच्छा इस RB2 की जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, ये तो वेरिएबल नहीं है, तो इसकी एक ज़ाहिर बात है एक फ़िक्स्ड रेशो होगी, तो ये जो वैल्यू होती है ये जो है वो कम होती है वैल्यू एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। इसके अंदर वेरिएशन आएगी तो ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले भी कहा, इस रेजिस्टर के ऊपर, ठीक है। हेयर IE इज इक्वल टू 0, यानी कि एमीटर करंट जो है वो 0 होगा, तब ये हम रेशो फाइंड करेंगे। अच्छा, हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आप किरचॉफ वोल्टेज KCL अगर आप लगाएं, सॉरी KVL अगर आप लगाएं तो इस पॉइंट की, क्योंकि सारा जो करंट आपका जो ड्रा होगा वो यहाँ से होगा, तो जब आप लगाएंगे VB1 VB2 यानी कि ये वाली VB1 और B2, ये यानी कि जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई इस रेशो के। अब ये वाला जो रेशो है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो यानी कि ईटा, वो बराबर हो जाता है आपके इस सैम्पल के ईटा के, तो हम डायरेक्टली VB1 VB2 यानी कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि V1 बराबर हो गया VB1 V2 इंटू ईटा। अब यहाँ पे ईटा की जगह आप यानी कि VB1 मल्टीप्लाई RB2 अपॉन RB1 प्लस RB2। अब ये वाली जो चीज़ है ये बराबर हो जाती है ईटा के, तो हम इसकी जगह ईटा रख सकते हैं ना। ये कौन से वोल्टेज हैं? ये वो वोल्टेज हैं जो हमने यहाँ पे B2 और B1 के अक्रॉस जो है हमने अप्लाई किए हुए हैं। ये पॉजिटिव होगा, ये इसको हम कहते हैं B1 B2, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस बेस 1 और बेस 2। इसी वजह से हम B1 और
और B2 का नाम इसका दिया हुआ है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये दोनों टर्मिनल जो हैं, एक ये टर्मिनल और एक ये बेस 1 और बेस 2, इस वजह से VB1 यानी कि ये वो वोल्टेजेस हैं जो यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं, इस वजह से इसको VB1 और VB2 का नाम। जब आप KVL इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल जो है ये इक्वेशन जो है आपने याद करनी है, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज जो है वो इसके अक्रॉस सारा जो है वो ड्रा होगा, जो भी करंट हमारा फ्लो होगा वो इसके अक्रॉस फ्लो होगा, इसके थ्रू फ्लो जो है वो नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑन या ऑफ कंडीशन जो है वो लिखी हुई हैं आपके UJT की। ऑन या ऑफ कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो हम कह लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे E है, यानी कि इमीटर के ऊपर वोल्टेज है, यहाँ पे ये डायोड लगा हुआ है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे जो है वो P रीजन था, इस जगह पे P रीजन है, ठीक है। अगर आप कंस्ट्रक्शन में अगर देखें यहाँ पे इस जगह पे ये आपका P रीजन है, यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है। कोई भी वोल्टेज जो है वो कोई भी वैल्यूज़ का वोल्टेज अप्लाई किया, ये पॉजिटिव है B2 और बेस 1 जो है वो नेगेटिव है। जब बेस 2 नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये है आपका नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इस कंस्ट्रक्शन में देखें, ये डायोड लगा हुआ है इस जगह पे हमारा, यार ये यहाँ पे हमारा डायोड लगा हुआ है ना। अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, इसका तो ये नेगेटिव है, तो इस सेंस केस में क्या होगा, ये आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, तो करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे आपका वोल्टेज फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा, कभी फ्लो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ की जो रेजिस्टेंस है, अब क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया, इसकी वजह से होगा क्या, यहाँ की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये वैल्यू जो है वो एक फिक्स अमाउंट में हमने अप्लाई की हुई है, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू मिलेगी V1 की, यानी कि इस पॉइंट की, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है A, इस पॉइंट पे जो आप वैल्यू देखेंगे वो आपको इसके बराबर मिल रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई नहीं किया हुआ, इस वजह से ये जो डायोड है इसने क्या कर दिया, इस चीज़ को कर दिया रिवर्स बायस, तो इमीटर करंट जो है वो आपका फ्लो ही नहीं हुआ इसके अंदर से। इमीटर करंट कब फ्लो होगा, जब मेरी इमीटर करंट, यानी कि यहाँ पे हमने देखा हुआ है, अगर वोल्टेज E यानी कि VE की वैल्यू कम होगी VD प्लस V1, ये V1 की वैल्यू है जो हमें यहाँ पे मिल रही होती है, प्लस VD यानी कि जो डायोड के ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई होंगे, डायोड के ऊपर कितने वोल्टेज होंगे, सिलिकॉन के केस में जो ड्रॉप होगा वो 0.7 का होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमें जो भी वैल्यू मिलेगी, जो भी वैल्यू मिल रही होगी वो, और जो डायोड के अक्रॉस वैल्यू जो होगी, अगर VE की वैल्यू उससे कम होगी तो UJT ऑन स्टेट में नहीं जाएगा। यहाँ पे हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, मैंने क्या किया, अब VE यानी कि इमीटर के ऊपर जो है वोल्टेज जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए। मैं वोल्टेज जो है वो वेरी करता जाऊँगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो यहाँ पे वैल्यू मुझे मिल रही थी वही वैल्यू VE की हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरी 3 वोल्ट हैं, यहाँ पे भी मुझे 3 वोल्ट मिल रहे हैं, तो इस सूरत में अब ये जो डायोड है पहले जो है वो यहाँ पे 1 वोल्ट 2 वोल्ट, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो इतने ज़्यादा वोल्टेज होते नहीं है। 1 वोल्ट किया तब भी ये, क्योंकि ये जो है आपका करंट यहाँ पे तो 3 वोल्ट मिल रहे हैं और ये है भी रिवर्स बायस, ठीक है, इस वजह से अभी भी कंडक्शन नहीं हुई, ठीक है। 2 वोल्ट कर दिए, 3 वोल्ट कर दिए, ठीक है, अभी भी जो है कंडक्शन नहीं हुई, क्योंकि ये और ये जो V की वैल्यू है वो सेम है। ये V की वैल्यू कब होगी, जब आपकी इस वैल्यू से जो है वो एक्सीड करेगा। इस वैल्यू से एक्सीड कब करेगा, इस वैल्यू से एक्सीड तब करेंगे VE जब हम VE की वैल्यू जो है वो V1 प्लस VD यानी कि जो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है, जो 0.7 होते हैं, यानी कि आपकी कंडक्शन करवाने के लिए सिंपली जो है वो वोल्टेज कितने होने चाहिए, 3.7 वोल्ट होने चाहिए, तब जाके जो है कंडक्शन होगी। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू मुझे मिली हुई है, जो भी वैल्यू होगी, ये 3 वोल्ट जो समझाने के लिए लिख दिया, जो भी वैल्यू होगी VE की वैल्यू हमेशा उससे ज़्यादा होगी। ये बिल्कुल जो है उसी तरीके से है जैसे BJT के ऊपर हमने जो है वो किया था, उसके अंदर भी यही था कि आपकी कंडक्शन तभी होती थी BJT के अंदर हमारा, अगर आपको याद हो, ये बेस था, बेस के ऊपर जो है वो 0.7 से
वी बी यानी कि आई बी तभी कंडक्ट करता था जब 0.7 से जो है वो आपकी वैल्यू इंक्रीज होती थी, और जो इमीटर के वोल्टेज होते थे यहाँ पे, इन दोनों के ऊपर जो है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है आपका वोल्टेज का, जब इन दोनों का एडिशन से जो वैल्यू जो है आपकी एक्सीड करती थी, तभी जाके आपका बेस करंट यानी कि जो आपका इमीटर करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट करता है। सेम वैसे ही यहाँ पर ये है कि हमें यहाँ पर जो है एक वैल्यू मिली हुई है, इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। अगर आप केवीएल लगाएं इसके ऊपर अगर आप केवीएल लगाएं तो आपको इसके अक्रॉस जब वोल्टेज मालूम करने पड़ेंगे, तो उसके लिए RB1 और RB2 की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। RB1 और RB1 जो भी की वैल्यू होगी वो आप यहाँ पुट करोगे, और VB की वैल्यू जो आपने अप्लाई की है तो आपको V1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि इस वक्त यहाँ पे इतने वोल्टेज जो भी यहाँ से वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन से, वो उतने वोल्टेज हैं यहाँ पर। किस केस में? जब यहाँ पर वोल्टेज इमीटर के ऊपर वोल्टेज जो है वो हमने अप्लाई नहीं किए हुए, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम VE के ऊपर वोल्टेज, अच्छा इस केस में जो है वो करंट फ्लो भी नहीं हो रहा, सिर्फ हमें इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इमीटर करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि इमीटर के ऊपर तो कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, और यहाँ पे ये रिवर्स ब्यास बन गया, इस वजह से यहाँ पे भी आपका जो है करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। यहाँ से हमने करंट अब इस डायरेक्शन में फ़्लो करवाना है, यानी कि ये इस तरीके से फ़्लो करेगा और यहाँ से ये इस जो है वो फ़्लो करेगा। ये कब फ्लो करेगा? जब हमारी VE की वैल्यू यानी कि इमीटर के ऊपर वोल्टेज की जो हम अप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे जो हमें वोल्टेज मिले हैं इस इक्वेशन के थ्रू, इससे ज़्यादा हो जाएगी। जैसे इससे ज़्यादा हो जाएगी, हमारा जो करंट जो है वो इस सर्किट के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अगर इस वोल्टेज के मीटर वोल्टेज की वैल्यू इस V1 के वैल्यू वोल्टेज से कम होगी, तो हमारा करंट जो है वो फ्लो होना जो है सर्किट के अंदर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल इसकी वर्किंग है, ठीक। आगे इसके हैं कैरेक्टरिस्टिक, जहाँ पे जो है ना ये आपको चीज़ मज़ीद जो है वो समझ आ जाए कि ये कि किस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है और कब हो रहा है कब नहीं हो रहा। इसके अंदर भी कट ऑफ, एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से हैं। काम उनके अंदर जो है वो इसको थोड़ा पढ़ लेना, बुक के अंदर इसकी थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। तो आगे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कर पाएँ उसके अंदर हम दोबारा इस चीज़ को रिपीट करेंगे। अगर कोई चीज़ समझ आपको नहीं आई तो बेसिकली सिंपल इसकी ये है कि आपने इमीटर और के वोल्टेज देखने हैं वो कितने हैं, उसके ऊपर जो है ना सारा डिपेंड करता है। और ये V1 के ऊपर, यानी कि ये जो आपने जो डिवाइस के जो वोल्टेज ने अप्लाई किए हुए हैं इन्हीं के ऊपर जो है ना ये चीज़ आपकी डिपेंड कर रही है। इसी के मुताबिक यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं और यही वोल्टेज डिसाइड कर रहे हैं कि VE की वोल्टेज कितने होंगे, ठीक है। यानी कि जो कंडक्शन जो स्टेट में जाने के लिए आपके पास को कितने मीटर के ऊपर वोल्टेज चाहिए, इमीटर वोल्टेज कितने मीटर वोल्टेज चाहिए इस डिवाइस को कंडक्शन स्टेट में जाने के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा पढ़ लेना, जो है वो अगली जो क्लास है उसके अंदर हम जो है इसको मज़ीद जो है इसी को रिपीट करेंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो कर्व है वो उसको भी हम जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।